फिलोसॉफी हिंदी इमैनुअल कांट। नमस्ते। फिलोसॉफी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे इमैनुअल कांट पर। हमारे क्षेत्र के विशेषज्ञ है हिमांशु वैद्य। नमस्ते सर। नमस्ते। इमैनुअल कांट इतने महत्वपूर्ण क्यों है फिलोसॉफी के ट्रेडिशन में? फिलोसॉफी की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। ईस्टर्न फिलोसॉफी जो प्राइमरीली हिंदू फिलोसॉफी है, और वेस्टर्न फिलोसॉफी। और वेस्टर्न फिलोसॉफी को अगर हम डिवाइड करें हिस्टोरिकली तो हमको एक ग्रीक पीरियड मिलता है, उसके बाद एक क्रिश्चियन पीरियड मिलता है, उसके बाद एक मॉडर्न स्कॉलिस्टिक पीरियड मिलता है, और उसके बाद एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड मिलता है। तो जो मॉडर्न स्कॉलिस्टिक पीरियड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है वेस्टर्न फिलोसॉफी के हिस्ट्री में। हम्म। और वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण फिलोसॉफी की गई है वो ग्रीक पीरियड में है और स्कॉलिस्टिक पीरियड में है। और इन दोनों के Okay. अंदर भी अगर हम देखें तो स्कॉलिस्टिक पीरियड हमको ज्यादा अपील करता है क्योंकि वो हमारे नजदीक है। हम्म। और इस स्कॉलिस्टिक पीरियड के अगर सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर को देखा जाए तो वो इमैनुअल कांत है। हम्म। ऑफ कोर्स इस बात पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्वे करें तो एक मेजॉरिटी ओपिनियन ये कहेगा कि इमैनुअल कांत स्कॉलिस्टिक पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। हम्म। और इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। कंसेप्चुअली देखा जाए तो उन्होंने जो फिलोसॉफी में कहा है वो आज भी एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट की तरह फिलोसॉफी में कायम है कि हम्म। कोई भी फिलोसोफर हो वो किसी न किसी तरीके से इमैनुअल कांत को रिफर जरूर करता है। और उसका रीजन ये है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर मनुष्य के मन में होता है, वो ये होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हम्म। हमारा जो माइंड है, इसकी कोई लिमिटेशन है या नहीं। जैसे हमारी हड्डियों की लिमिटेशन है कि हम अपनी हड्डियों से कंक्रीट की दीवार को नहीं तोड़ सकती। हमारी पैरों की लिमिटेशन है कि हम एक फरारी से तेज नहीं भाग सकते। हम हवाई जहाज के ऊपर हाई जंप नहीं कर सकते। तो हमारी एक हार्डवेयर लिमिटेशंस होती है, हमारे हर ऑर्गन की लिमिटेशन होती है। तो उसी से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे माइंड की भी कोई लिमिटेशन है या नहीं। और अगर वो लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन को कैसे समझा जाए और वो लिमिटेशन क्यों है, हम्म। उस लिमिटेशन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस क्या है। तो राइट। इमैनुअल कांत ने इस चीज के ऊपर फिलोसोफाइजिंग किया था कि किस तरह से ह्यूमन माइंड वर्क करता है और उसकी लिमिट्स क्या है, और रियलिटी को हम किस हद तक जान सकते हैं, और किस लाइन के बाद एक अननोएबल शुरू हो जाता है। राइट। तो जो प्राइमरी क्वेश्चन है ह्यूमन माइंड का नॉलेज के एरिया में कि नोन है, अननोन है और अननोएबल है, तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि अननोएबल जैसा कुछ है या सिर्फ नोन और अननोन ही है। क्योंकि अगर सिर्फ नोन और अननोन ही है तो टाइम के साथ आप परफेक्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, आज नहीं तो 1000 साल के बाद, पर परफेक्ट नॉलेज आ जाएगा। लेकिन अगर अननोएबल जैसा कुछ है तो फिर तो ये बात आती है कि पूरी ह्यूमन रेस के लिए एक अननोएबल है जिसको ह्यूमन रेस कभी भी नहीं जान सकती, चाहे 1000 साल चले जाए या 1 करोड़ साल चले जाए। तो ये जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इज देयर समथिंग अननोएबल फॉर द ह्यूमन माइंड, एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड इफ देयर आर एनी। तो इस सेंट्रल क्वेश्चन के ऊपर इमैनुअल कांत ने फिलोसोफाइजिंग की थी। और दूसरा
एक सेंट्रल क्वेश्चन जो था, जो हम आगे जाके थोड़ा विस्तार में लेंगे, वो ये था कि हमारा जो नॉलेज का आधार है वो है सेंटिटी ऑफ लॉ, कि साइंस के अंदर कुछ लॉज है जो हम मानते हैं कि इनवायबल है। सो क्वेश्चन ये उठा था कि क्या कोई भी लॉ परमानेंट है या नहीं, और हम कैसे विश्वास करें किसी लॉ पे कि वो परमानेंट है, क्योंकि अगर लॉ परमानेंट नहीं है तो साइंस परमानेंट नहीं है, और साइंस अगर परमानेंट नहीं है तो हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जिस पे हम ज्यादा रिलाय कर सकें। तो हम कैसे विश्वास करें कि साइंस का जो नॉलेज है, जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो एक तरह से फॉर एवर रिलायबल है। तो ये राइट। जो फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, इस पे इमैनुअल कांत ने फिलोसोफाइजिंग की थी। और क्योंकि ये सेंट्रल क्वेश्चंस हैं ह्यूमन माइंड के लिए, इसलिए इमैनुअल कांत के जाने के बाद भी फंडामेंटली किसी ने उसके चीज को चैलेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, पर वो जो एक फंडामेंटल एक्सियोमेटिक नॉलेज इमैनुअल कांत ने क्रिएट किया था, वो अभी भी स्टेडी एंड स्ट्रांग है, और वो एक ऐसा फोर्ट्रेस है जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है। सो ये सब रीजंस है कि इमैनुअल कांत के ऊपर बहुत कमेंट्रीज हुई है, और उनके बाद जितने भी फिलोसोफर्स आए हैं सबने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको रेफर किया है। और सिगमंड फ्रॉइड ने भी उनको काफी रेफर किया है। सिगमंड फ्रॉइड जब सुपर ईगो की कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं तो ही यूजेस कांस टर्म द कैटेगोरिकल इंपरेटिव। तो जितने भी बड़े थिंकर्स रहे हैं फिलोसॉफी के आउटसाइड के एरियाज में भी, उन्होंने भी इमैनुअल कांत को पढ़ा, समझा, अपने काम में लाने की कोशिश की। और विल डुरान कहते हैं कि फिलोसॉफी विल नेवर बी द सेम अगेन बिकॉज कांत लिव्ड। तो ये कुछ रीजंस है कि व्हाई इमैनुअल कांत इज सो इम्पोर्टेंट टू वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड टू ऑल फिलोसॉफी इन जनरल। राइट। तो इमैनुअल कांट कहाँ से शुरू करते हैं अपनी फिलोसॉफी को? इमैनुअल कांत पूरी फिलोसॉफी जो उन्होंने अपनी बनाई, वो एक तरह से एक रिस्पॉन्स था डेविड ह्यूम के सामने। ओके। क्योंकि डेविड ह्यूम जो थे वो एक स्केप्टिक थे, और उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया रखा था, और वो आइडिया था कि हमारे नॉलेज दो तरह के हैं। एक नॉलेज है जो एम्पिरिकल है, कि मैं पानी को गर्म करता हूं और मुझे पता चलता है 100 डिग्री पे पानी उबलता है, वेपर बनता है। मैं पेट्रोल को गर्म करता हूं और एक्स टेम्परेचर पे पेट्रोल वेपर बनता है। मैं ग्राउंडनट ऑयल को गर्म करता हूं और वो वाई टेम्परेचर पे वेपर बनता है। तो ऐसा बार बार करने के बाद मैं कंक्लूड करता हूं कि लिक्विड को जब हीट किया जाए तो वो वेपर बनता है। तो ये मैंने एक फिजिक्स का लॉ निकाला कि लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर व्हेन हीटेड। ये जो लॉ है, ये मेरी समरी है एक्सपीरियंस की। लॉ को हमने कभी देखा नहीं है डायरेक्टली, जैसे मटेरियल को देखा है। मटेरियल को हमने डायरेक्टली उबलते हुए देखा है, ऐसे लॉ को हमने नहीं देखा है। लॉ हमने एक समरी बनाई है 4 एक्सपीरियंस 10 एक्सपीरियंस में से। तो ह्यूम का ये कहना था कि ये हमारी समरी की कोई गारंटी नहीं है कि ये इटर्नल है, कि जस्ट बिकॉज 1,000 लोगों ने 1,000 बार एक्सपेरिमेंट करके वही चीज देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इटर्नल है। और वो एक ब्लैक स्वान का एग्जाम्पल देते हैं राइट। राइट। कि हजारों साल तक यूरोप में सब लोगों ने व्हाइट स्वान ही देखा था। स्वान मतलब कि वो पक्षी जो होता है, क्रेन क्रेन टाइप का एक मतलब वो, हम लोग गुजराती में बगला कहते हैं, हिंदी में उसका वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जो वो पानी में खड़ा रहता है, एक लंबा होता है बतख जैसा जो खड़ा रहता है,
और वो जैसे ही मछली आती है तो पकड़ लेता है उसको। तो स्वान एक वो एनिमल है, डक टाइप का लंबा एनिमल है, क्रेन टाइप। तो यूरोप में सबने व्हाइट ही देखे थे, कभी ब्लैक नहीं देखे थे। तो एक स्टेटमेंट किसी ने बनाया कि स्वान्स आर ऑलवेज व्हाइट, और हजारों साल तक ये बात सच थी, क्योंकि हजारों साल तक लाखों लोगों ने यही देखा था। लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया गए और वहां के कुछ इलाकों में उनको ब्लैक स्वान दिखाई दी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब यह है कि हजारों लोग या लाखों लोग अगर हजारों साल तक कोई चीज को देखते हैं और वो चीज वैसी की वैसी रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इटरनली ट्रू है। उसका कॉन्ट्रेडिक्शन आपको कहीं भी मिल सकता है। 5,000 साल तक कोई चीज देखने के बाद 5,001वें साल में भी उसका कॉन्ट्रेडिक्शन मिल सकता है। एशिया में और यूरोप में कुछ ना मिले और आपको अफ्रीका में उसका कॉन्ट्रेडिक्शन मिल सकता है। तो मतलब कि ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो कंसेंसस है, कि कंसेंसस ऑफ पीपल इज नॉट अ वेरी रिलायबल क्राइटेरिया फॉर इटर्निटी ऑफ ट्रुथ, because people can have consensus on anything, and group experience is hardly something which is eternal and perpetual. तो उन्होंने ये कहा कि साइंस के जो लॉज हैं दे आर इन परपेचुअल फियर ऑफ वायोलेशन। ऐसी कोई गारंटी, देयर इज नो लॉ ऑफ नेचर विच टेल्स अस कि दीज आर द लॉज ऑफ नेचर। So we are only putting forward our summaries of experience as laws. There is nothing that guarantees us that these are the laws. So the foundation of science was shaken. And similarly, the same thing when you apply to religion, the foundation of religion, God, soul, and the foundation of ethics also was shaken. Why should any ethic be held to be perpetual? Why should it be held to be true? Because ultimately it's only consensus of people, and people can have consensus on anything, and the consensus can be wrong for all that you know. So डेविड ह्यूम का जो स्केप्टिसिज्म था, उसके अंदर साइंस, मोरालिटी, गॉड, सोल, ह्यूमन नॉलेज, सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया था। तो इसके रिस्पॉन्स में इमैनुअल कांत का फिलोसोफाइजिंग था कि उनको इंट्यूटिवली लगा कि कहीं पे ये गलत है, बट ही वाज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट कि व्हाट इट वाज, एंड देयरफॉर he went into details of how thinking happens, the biology of thought, deeper parts of epistemology, to find out ke how this can be undone, how the reliability of human knowledge can be saved, how the morality can be saved, how the science can be saved, and how the limits of thought can also be drawn. तो ये हालांकि लिमिट्स ड्रॉ करना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था टू सेव नॉलेज, साइंस एंड मोरालिटी। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो ह्यूम को रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि इंट्यूटिवली ही फेल्ट समथिंग वाज रॉन्ग, बट ही वाज शेकन कंप्लीटली व्हेन ही रेड इट। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने इवनिंग वॉक छोड़ दिया किताब खत्म करने के लिए। तो अदरवाइज ही वाज अ सर्टिफाइड ओसी, कि he would always go at the same time on the evening walk. So ये उनका एक रिस्पॉन्स था, और वो रिस्पॉन्स जिस तरह से फाइनली कंप्लीट हुआ वो उनके खुद के एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था। बिकॉज आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स लेके कांत शुरू किया था कांत ने, और जिस तरह से उनका काम खत्म हुआ, in some way he was himself surprised, but he was very honest and true enough to accept the station where logical inquiry led him to.
तो कांत का सेंट्रल थीसिस क्या है? कांत का सेंट्रल थीसिस ये है कि हाउ डू वी नो एनीथिंग. सो लेट अस से इफ आई हैव टू से कि आई नो दिस एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. हम्म. हाउ डू आई नो? So this is an object and I am the subject. Right? The subject is knowing that the object is in front of it. So this is the primary, primal, simplest form of human knowledge acquisition, right? Of functioning of the human mind, that we know that we are a subject and there is an object in front of us. So how do we know? So Kant says कि this is there is a process of knowing. So उन्होंने उसको कहा है कि there is a stimulus coming from outside. हम्म. तो आउटसाइड ऑब्जेक्ट से स्टिम्युलाई आ रहे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जिसमें से कोई स्टिम्युलाई ना आते हो तो हम उसको जान ही नहीं सकते. इट बिकम्स लाइक अ ब्लैक होल. हम्म. हम्म. So although black hole also emits something, but let's not go into the complications. We are going saying कि अगर कोई परफेक्ट ब्लैक होल हो जिसमें से कुछ भी बाहर ना आता हो, हम्म. और अगर उसके आजू बाजू भी कुछ ना होता हो, हम्म. तो हम उसको जान नहीं सकते. Because हम्म. there is no stimuli. So उनका पहला था कि ऑब्जेक्ट में से स्टिम्युलाई आ रहा है और इंसान जो है उसके सिस्टम में एक प्रोसेस हो रहे हैं जैसे ही वो स्टिम्युलस उसके सिस्टम पे गिरता है. तो स्टिम्युलस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी 5 सेंसेस हैं. हम्म. तो हमारी 5 सेंसेस स्टिम्युलाई को रजिस्टर करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं. राइट. तो पहला स्टेप होता है सेंसेशन. कि स्टिम्युलाई को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ही चीज में से, राइट, विजुअल स्टिम्युलाई भी आ रहा है, मैंने इसको पकड़ा है तो टेक्टाइल स्टिम्युलस भी आ रहा है, अगर इसकी कोई खुशबू है तो ऑल्फैक्टरी स्टिम्युलस भी आएगा, अगर साउंड है तो ऑडिटरी स्टिम्युलस भी आएगा. हम्म. तो सारे स्टिम्युलाई आते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज सेंसेशन. हम्म. द नेक्स्ट स्टेज इज परसेप्शन. कि इस वक्त मेरे आंखों पे कई जगह से स्टिम्युलाई आ रहे हैं, लेकिन इसके स्टिम्युलस को मैं बाकी के स्टिम्युलाई से अलग कर रहा हूँ. कंप्यूटर से भी स्टिम्युलस आ रहा है, इससे भी अलग आ रहा है, लेकिन कोई चीज अंदर है जो क्लासिफाई कर रही है. कि कंप्यूटर से आने वाले स्टिम्युलाई एक अलग फोल्डर में, इसमें से आने वाले स्टिम्युलाई अलग फोल्डर में. वैसे ही कंप्यूटर से आने वाली आवाज अलग फोल्डर, उस फोल्डर में, इसके कंप्यूटर वाले फोल्डर में, इसमें से आने वाली आवाज इसके फोल्डर में. तो अगर 3 आदमी सामने खड़े हैं और तीनों एक साथ बात कर रहे हैं तो तीनों के अलग फोल्डर बनते हैं. और तीनों का जो विजुअल स्टिम्युलाई है वो अपने अपने फोल्डर में जाता है, ऑडियो स्टिम्युलाई भी अपने अपने फोल्डर में जाता है, और अगर तीनों आपको टच कर रहे हैं तो टेक्टाइल स्टिम्युलस भी अपने अपने फोल्डर में जाता है. ऐसा नहीं होता है कि इसने जो कहा वो उसके फोल्डर में चला जाता है, वीडियो उसका, ऑडियो इसका, ऐसा नहीं होता है. राइट. राइट. सो एक ऑब्जेक्ट का जो भी एक स्टिम्युलाई है वो एक फोल्डर में जाता है और उसको फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं, और तो एक्चुअली परसेप्शन होता है कि ये इस तरह का ऑब्जेक्ट हमारे सामने है. तो सेकंड स्टेज है परसेप्शन, कि द सेंसेशन इज कोऑर्डिनेटेड इनटू परसेप्शन. और यहाँ पे हम दो कंसेप्ट्स लगाते हैं, द कंसेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. कि सेंसेशन के ऊपर हम स्पेस एंड टाइम के कंसेप्ट लगा के एक ऑब्जेक्ट से आने वाले सेंसेशन को जब कोऑर्डिनेट करते हैं, तो एक है कोऑर्डिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस, एप्लीकेशन ऑफ टाइम. ये 3 जब होते हैं तो एक परसेप्शन बनता है इन स्पेस एंड टाइम. और सारे परसेप्शन इमैनुअल कांत के हिसाब से स्पेस एंड टाइम में होते हैं. राइट. राइट. और उसके बाद आता है कि हम उसको सोचना शुरू करते हैं. सो हम कॉज एंड इफेक्ट के रूल्स यूज करते हैं, कॉजालिटी यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस यूज करते हैं. राइट. राइट. तो एक होता है कंसेप्शन. सो कांत कहते हैं सेंसेशन, परसेप्शन, कंसेप्शन. कंसेप्शन के एंड में नॉलेज क्रिएट होता है उस चीज के बारे में. और उसके आगे अगर हम जाएं, ऐसे
नॉलेज को और ज्यादा जनरलिटी में रिफाइन करें या लाइफ के कंटेक्स्ट में उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो विजडम इमर्ज होता है। हम्म। सो ये उनके है प्रोसेस ऑफ नोइंग कि सेंसेशन, परसेप्शन, कंसेप्शन, नॉलेज, विजडम। और बाहर है ऑब्जेक्ट जिसको हम नो कर रहे हैं, जहां से स्टिम्युलाई आ रही है। तो ये उनका सेंटर है कि द प्रोसेस ऑफ नोइंग है। अब इमैनुअल कांत कहते हैं कि हम हमारे पांच पांच सेंसेस हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट में से कोई ऐसा स्टिम्युलस आ रहा है जिसको रजिस्टर करने के लिए एक ऐसी सेंस चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो हम उस स्टिम्युलस को कभी जान नहीं पाएंगे। राइट राइट। तो हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि ऑब्जेक्ट से ये पांच ही स्टिम्युलाई आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है जो हम तभी जान सकते हैं जब हमारे पास पांच से ज्यादा सेंसेस हो। राइट। और अगर आप कहो छह, तो फिर मैं कहूंगा हो सकता है कि सात जरूरी हो। अगर आप कहो सात, तो मैं कहूंगा आठ। एड इंफिनिटम रिग्रेस है ये, कि देर इज नो गारंटी इवन इफ यू हैव 125 सेंसेस, देयर मे बी a 126th कैरेक्टरिस्टिक about which no guarantee can be given. तो देर इज नो वे ऑफ नोइंग कि ऑब्जेक्ट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब स्टिम्युलाई के फॉर्म में कम्युनिकेट हो रही है, और हम सारे स्टिम्युलाई को रजिस्टर कर पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू। सो पहला हमारा लिमिटेशन आ जाता है हमारे सेंसुअल अपैरेटस का, कि हर तरह के स्टिम्युलस को हम रजिस्टर नहीं कर सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो एक सेंसुअल लिमिटेशन है कि अवर राइट। perceptions are limited by the number of senses we have and the ability of senses we have. जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो को ले लें, तो हमारे पास ऑडियो सेंस है, लेकिन हम कुछ ही साउंड सुन सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं सुन सकते, एक फ्रीक्वेंसी के नीचे नहीं सुन सकते। राइट राइट। सो इसी तरह से हमारी सेंसेस की लिमिटेशन और नंबर ऑफ सेंस की लिमिटेशन, इससे एक बात लिमिट हो जाती है कि कौन से स्टिमुलाई को हम पढ़ सकते हैं, कौन से को नहीं पढ़ सकते। उससे पहले की एक लिमिटेशन है कि हो सकता है ऑब्जेक्ट की कई कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिसको लेके वो स्टिमुलस एमिट ही ना करता हो, और जितनी एमिट हो रही है उसको रजिस्टर करने की नंबर ऑफ सेंसेस हैं या सेंस की फाइन कैपेबिलिटी है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट को नो करने के लिए जो स्टिम्युलाई है और स्टिम्युलस का इंटरप्रिटेशन है, वहीं पे हमारी एक सेंसेशन लिमिटेशन आ जाती है। राइट। उसके बाद आती है परसेप्शन लिमिटेशन, कि हम परसेप्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेस एंड टाइम को इकट्ठा करके। अगर कोई और तरीका हो परसेप्शन को करने का, उसका हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि वो कैसा होगा, इससे अच्छा होगा या बुरा होगा। और तीसरा लिमिटेशन हमारा आता है नॉलेज को लेकर, कि जो भी परसेप्शंस हुए हैं उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारी थिंकिंग की खुद की कैपेबिलिटीज की लिमिटेशंस आ जाती है। सो देयर आर लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ नोइंग कि ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टिम्युलस में कम्युनिकेट होना, स्टिम्युलस का रिकॉग्नाइज होना, रिकॉग्नाइज स्टिम्युलस का परसेप्शन में राइटली कन्वर्ट होना, और उसका नॉलेज में कन्वर्ट होना, हर लेवल पे हमारी लिमिटेशंस है। तो इसलिए इमैनुअल कांत कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ नोइंग होने की वजह से, क्योंकि प्रोसेस ऑफ नोइंग ये है और इस प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं उसकी हर स्टेज पे सीवियर लिमिटेशंस है, इसलिए ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है ये हम कभी नहीं जान सकते पूरी तरीके से। हम उसको पार्शियली ही जान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस डाउट में है, बट ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट को हम पार्टली ही जान सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम पूरी तरह से जानें। तो कांत कहते हैं थिंग इन इटसेल्फ, कि व्हाट इट इज इन इटसेल्फ दैट वी कैन नेवर नो, वी कैन ओनली नो एज इट अपीयर्स टू अस। राइट। ये सारे लिमिटेशन से निकल के जब फाइनली हमारे मन में उसका नोइंग होता है,
तो एज इट अपियर्स टू अवर एपरेटस ऑफ नोइंग, राइट। तो हमारे एपरेटस ऑफ नोइंग की सीवियर लिमिटेशंस है, और सारी लिमिटेशन से गुजर के जब वो चीज नो होती है तो इट अपियर्स टू अस व्हाट वी कॉल नोइंग. So we know the object only as it appears to us. What it is into itself, that we can never know. The thing in itself can never be known. तो ये नोइंग की एक लाइन ड्रॉ कर देता है कि इसके आगे अननोएबल है. राइट. सो इमैनुअल कांत का ये है कि थिंग इन इटसेल्फ वो एक ह्यूमन थॉट की लिमिट ड्रॉ कर देता है, राइट. और उसके बाद ये बात आती है कि क्योंकि हमारा एपरेटस कांस्टेंट है और एपरेटस का नोइंग प्रोसेस कांस्टेंट है, इसलिए जो साइंस के लॉज हम रिपीटेडली प्रूव करते हैं वो कांस्टेंट है. इसलिए नहीं कि बाहर से कोई कह रहा है ये कांस्टेंट है, लेकिन इसलिए कि हमारा एपरेटस जो है उसकी कुछ कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो साइंस इज रिलायबल बिकॉज द एपरेटस ऑफ नोइंग एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग इज रिलायबल. राइट. राइट. कि हमारा जो नोइंग एपरेटस है और जिस तरह से उसका प्रोसेस ऑफ नोइंग है, क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए उसमें से जो कांस्टेंट्स पैदा होते हैं जिसको हम साइंस के लॉस कहते हैं वो कांस्टेंट है. बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल ऑलवेज डिस्कवर दैम, व्हिच मींस द कांस्टेंसी ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द ह्यूमन स्पीशीज. राइट. राइट. But within that limit there is a constancy. So there are human limits of human knowledge. कोई और ग्रह से कोई आता है जिसके पास हमारे पास 5 सेंसेस है, लेट अस से उसके पास 55 सेंसेस है, और हमारा परसेप्शन प्रोसेस उसका परसेप्शन प्रोसेस अलग है, और हमारा कंसेप्शन प्रोसेस उसका कंसेप्शन प्रोसेस अलग है, तो वो रियलिटी को जैसे देखता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है वो बिल्कुल अलग होगा. सो कई लॉज हैं जो वो लोग जान पाएंगे जो हम नहीं जान पाएंगे. राइट. राइट. बट जितना हमने जाना है वो काफी हद तक रिलायबल है क्योंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस रिलायबल. लेकिन अगर ऐसा होता है कि लेटर से कुछ सदियों के बाद लॉस चेंज होते हैं और वो चीज वो आदमी देख सकता है लेकिन हम नहीं देख सकते, तो इन दैट सेंस even the most reliable of human knowledge falls into error. So this is Immanuel Kant's central thesis ki there is a apparatus of knowing with some constant characteristics. There is a process of knowing with some constant characteristics. And because of the constancy in these two elements, there is a constancy and reliability of knowledge, even though that knowledge possible is limited. That knowledge can never go beyond the reach of the apparatus. We can never know the thing in itself. But whatever part of the object we can know, that is reliable to the extent our apparatus and the process of knowing is reliable. Right. Right. So in a limited sense, right, our knowledge is possible and reliable. ये कांत का सेंट्रल थीसिस है, और इसमें वो कुछ यूज करते हैं वर्ड ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक और ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक. और वहां पे उनका ये है कि जो परसेप्शन का प्रोसेस है जिसमें हम स्पेस और टाइम के कंसेप्ट्स लगाते हैं सेंसेशंस के ऊपर, तो उनका कहना है कि ये जो स्पेस और टाइम के कंसेप्ट है ये माइंड में इनबॉर्न है और ये ट्रांसेंडेंटल है, ये सेंस एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टिमुलस आ रहा है तो अचानक से फैकल्टीज क्रिएट हो जाती है. ये इनबॉर्न फैकल्टीज है, जैसे स्टिमुलस आता है उस पर अप्लाई होती है. सो दे आर ट्रांसेंडेंटल टू द स्टिमुलाई एंड एक्सपीरियंस. He calls it transcendental aesthetics, the part of perception where innate categories of perception are applied over sensations. और वैसे ही
जो कॉजालिटी के जो कंसेप्ट्स है, एनालिसिस के जो कंसेप्ट्स हैं, वो भी इनबॉर्न है, और वो अप्लाई होते हैं परसेप्शंस के ऊपर, कंसेप्शन के स्टेज पे, जिसको वो कहते हैं ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक, द फंडामेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज इनबॉर्न टू अस, not dependent on any sense experience, which is applied upon perceptions. right. So उनका थीसिस ये है कि जितना ऑब्जेक्ट का स्टिम्युलस कंट्रीब्यूट करता है नोइंग प्रोसेस में, उतना ही माइंड का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है नोइंग के, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं. सो फाइनल नॉलेज में इट इज नाइदर ओनली द ऑब्जेक्ट नॉर ओनली द माइंड, बोथ आर इन्वॉल्व in creating the limited knowledge that we have. So Right. ये एक बात है कि ह्यूम का कहना था कि माइंड एक ब्लैंक शीट है एट बर्थ, जिसको कहते हैं रसा थियरी, कि इट इज लाइक अ ब्लैंक शीट एंड एक्सपीरियंस राइट्स ओवर इट. जबकि ह्यूम अपना कांत कहते थे कि ऐसा नहीं है, माइंड इज बॉर्न विथ सर्टन एबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस. इट इज नॉट अ ब्लैंक शीट, इज नॉट तबुल रसा. और यही चीज डिबेट हर जगह पे आपको दिखेगी. जैसे साइकोथेरेपी में जो बिहेवियरिज्म वाले हैं, दे बिलीव इन द तबुल रसा थियरी, राइट, कि यू आर बोर्न ब्लैंक एंड बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस राइट्स ओवर इट. जबकि कार्ल यूंग जो कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट बोर्न एज अ क्लीन शीट, देयर इज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, देयर इज अ प्रोग्राम ऑफ लाइफ, देयर आर आर्केटाइपल एंडाउमेंट्स. So he does not believe in the tabul rasa theory. So हर जगह पे आपको दिखेगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म में यू विल फाइंड तबुल रसा थियरी, एंड द क्रिटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म विल से कि इट इमैनुअल कांट इज करेक्ट, वी आर नॉट बोर्न विद अ क्लीन स्लेट. और हमारा हिंदू रीइंकार्नेशन का बिलीफ भी कहता है कि वी आर नॉट बोर्न विद अ क्लीन स्लेट. So Hindu psychology, Hindu philosophy, Hindu spirituality also is on the side of Immanuel Kant. Right. तो Uh, इसका we'll have to take a break possibly. Sure. So we continue in part 2 after 10 minutes. Yes.